अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट फरजाना महसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज यहां पर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिविल लॉ से रिलेटेड। और बहुत सारे वकला जब नए नए कोर्ट में आते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और दुश्वारी होती है कि वो ये होती है कि अब जो सारा जो केस है या फिर वो ट्राइबली वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या होता है, हमें क्या क्या किस किस प्रोसेस से गुज़र के वो सारा केस जो है चलाना है, फाइनल करना है और डिस्पोज ऑफ करना है और जीतना भी है। तो उसके सारे जो है ना स्टेजेस क्या होती हैं। ठीक है, हम पढ़ के तो आते हैं, अब ज़ाहिर है पढ़ने में और थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ा सा तो फ़र्क होता ही है। और आपको पता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं और वो तो अपने मूड और मिजाज और अपने टाइम पर ही आपको गाइडलाइन करते हैं। तो आप या फिर जो नए वकला हैं वो आके फिर क्या करते हैं, बेचारे सबका मुंह देखते रहते हैं कि जब उन पर कोई किसी को शफकत की निगाह किसी की पड़ जाए तो इसलिए, और उनको कोई फुली गाइड करे। तो इसलिए मैंने आज ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो ये है हमारा जो आज का सिविल का जो टॉपिक है, ये है कि स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, इसलिए कि सारा जो सिविल लिटिगेशन है उस पर बेस करता है कि पूरा जो हमारा सिविल सिस्टम है, लॉ केसेस का हम कैसे चलाएं, उनमें क्या क्या उसकी स्टेजेस है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, ये क्या होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है। और तकरीबन हर सिविल सूट में यही, तकरीबन क्या बल्कि सब में यही एक प्रोसीजर फॉलो होता है। अब नेचर ऑफ सूट अलग होती है, हर किसी की डिटेल अलग होती है बिल्कुल, लेकिन स्टेजेस यही होती हैं, प्रोसीजर यही होता है। तो ये प्रोसीजर फिक्स्ड है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। अब क्या है ये प्रोसीजर, हम वन बाय वन करके और इसकी जो स्टेजेस हैं इसको हम इन शॉर्ट करके मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे डिस्कस करूँ और समझाऊँ भी, ताकि जो न्यू जो वकला वहाँ पर आते हैं उनको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स के इसकी जो स्टेजेस हैं वो फर्स्ट है कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब ये जो सिविल सूट है ये प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट से स्टार्ट होता है। अब सिविल सूट का जो यह मतलब है, सिविल सूट क्या कहते हैं, हम सिविल केस को हम सूट कहते हैं। और प्लेंट जो है, प्लेंट हम कहते हैं एप्लीकेशन को, यानी कि जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को कि हमारा ये जो अ, है प्रॉब्लम, कुछ भी, जैसे कुछ भी कह सकते हैं। वो जो हम अपना जो भी हमारा काज होता है, मकसद होता है, उसके तहत जो है हम फाइल करते हैं कोर्ट में, तो हम उसको कहते हैं प्लेंट। अब प्लेंट प्रेजेंट करने से ही हमारा सिविल सूट जो है वो इनिशिएट हो जाता है। और ये हम इससे जो रिलेवेंट सेक्शन है ये है 15 टू सेक्शन 20 CPC। ये अब इसमें क्या है कि सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि आप जो है ना अपना सूट जो है वो लोवेस्ट कोर्ट से ही स्टार्ट करें। ये इसका एक फिक्स्ड रूल है। अब क्यों है वो, इसलिए है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप शुरू में ही हाईएस्ट फोरम पे चले जाएंगे तो फिर आपको अगर पहले वाले डिसीशन से या कोर्ट के फैसले से अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो फिर आप अपील कहाँ करोगे। इसलिए इसमें ये एक रूल रखा गया है कि आप लोवेस्ट कोर्ट से स्टार्ट करें। ठीक, फिर फिर ये है कि जब हम ये प्लेंट फाइल करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमें ये देखना है या हमें ये उसमें करना है कि जो अपना जो उसको प्रॉपरली जो है प्लेंट को वो हम ड्राफ्ट करें,
उसमें जो हम जिसको पार्टीज़ बना रहे हैं वो ऐड करें, और जो हमारे फैक्ट्स हैं वो फुल्ली लिखें, और जो हम ये भी चेकआउट करेंगे इस केस से रिलेटेड जो है वो लिमिटेशन, लॉ में क्या लिमिटेशन है, और फिर उस केस का जुरिस्डिक्शन जो है इस कोर्ट में किस कोर्ट में बनता है तो हम उसमें दाखिल करें, ये भी हम देखेंगे। और इस तरह से जो है ना हम उसको सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखकर फिर हम उसको दाखिल करेंगे। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज है कंसिडरेशन ऑफ प्लेंट बाय द कोर्ट। अब इसमें हमने तो सारी जो ये रिक्वायरमेंट्स अपने तौर पे देख के उसको फ़ाइल किया, अपनी जितनी भी हमें नॉलेज थी या इल्म था। फिर अब कोर्ट की भी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी चेक आउट करे कि वेदर ये जो सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन तो नहीं, या फिर उस कोर्ट में जिसमें दाखिल किया गया है उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड तो नहीं। तो ये कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे और ये भी देखे कि उसमें वो प्रॉपर फाइल किया गया है या नहीं, काज ऑफ एक्शन है या नहीं है, सारी वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो कोर्ट उसमें चेकआउट करेगी। अब देखती है अगर कोर्ट उसमें, और कोर्ट ये समझती है कि उसमें उसको प्रॉपरली फाइल नहीं किया गया, तो अब क्या करेगी कोर्ट जो है ना उसको डिसमिस कर देती है। अब डिसमिस जब कर देगी तब आप क्या कर सकते हैं, उस सारी जो लिकुनास हैं अगर वाकई भी आप समझते हैं कि सही डिसमिस किया है कोर्ट ने और वाकई भी मिस्टेक है और कुछ रह गया था, तो आप उसको वो रिफ्रेश जो है ना उसको वो लिकुनास फिल करके वो जो रह गई थी चीज़ें वो फिल करके और उसको यानी कि मेकअप करके रीराइट करके फिर दोबारा से रिफ्रेशली उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका प्लान बिल्कुल भी दुरुस्त है, कोर्ट ने बेवजह ही उसको डिसमिस कर दिया है, तो फिर आप अपील भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आर्डर 7 रूल 11 जो है वो एक अपीलेबल जो होता है आर्डर होता है। फिर अगर कोर्ट जो है ना देखती है जुरिस्डिक्शन प्रॉपर नहीं रखा, हमारा जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, इन्होंने हमें फ़ाइल कर दिया है, तो अब कोर्ट क्या करेगी उसको रिटर्न कर देती है। अब रिटर्न करेगी तो कोर्ट क्या करेगी, या उसका बेलिफ जो है उसके बैक पे प्लेंट के बैक पे इंडोर्स कर देगा कि ये आपकी प्रॉपर कोर्ट है, इसमें जाएं और इधर फाइल करें। फिर नेक्स्ट इसकी स्टेज है इशू ऑफ समन। अब जैसे ही जो प्लेंट है वो एडमिट हो जाएगा तो फिर कोर्ट क्या करेगी, समन यानी कि समन को हम कहते हैं नोटिस जो है वो इशू करेगी अपोनेंट पार्टी पे जिसके खिलाफ केस दाखिल हुआ है आर्डर 5 के अंडर, और सेक्शन होता है 27। अब उसमें उस पार्टी को कहेगी कि आपके खिलाफ केस दाखिल हुआ है, आप उससे मतलब उस नोटिस के थ्रू उसे इंटीमेट करेगी कि आप अपना जवाब दाखिल करें या आए आप खुद को डिफेंड करें, यानी कि इस तरह से उसको डिफेंस का मौका देगी। और पार्टीज़ ने क्या करना है कि रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब अपना दाखिल करना है। अगर ये प्राइवेट पर्सन के ख़िलाफ़ केस है तो ये इसकी रिटन स्टेटमेंट की तकरीबन 30 डेज़ लिमिटेशन है, उसमें उसके अंदर कर दे। अगर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस है तो 90 डेज़ में, अंडर सेक्शन 80 के तहत 90 डेज़ में। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि प्रॉपरली जो समन है वो सर्व हो गया फिर भी पार्टीज नहीं आई, तो फिर क्या होता है कि कोर्ट जो है ना उसको एक्स पार्टी डिसाइड कर देती है उस सूट को अंडर आर्डर 8 रूल 10। तो ज़ाहिर सी बात है अब कोर्ट बैठ कर किसी का वेट तो नहीं करेगी ना, और अगर कोर्ट खुद से नहीं करती, क्योंकि ये कोर्ट पे मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जो पार्टी है अपोनेंट पार्टी या प्लेंटिफ की पार्टी जिसने वकील ज़ाहिर किए होता है,
तो वो कोर्ट से प्रे करेगी अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत कि आप इसको एक्स पार्टी डिसाइड कर दें। अब नहीं आ रहा तो हम उसका वेट तो नहीं करेंगे ना, ये इस बिना पर। फिर उसके बाद अगर सूट यानी कि एक्स पार्टी डिसाइड हो गया, उसके बाद वो बेचारा आ जाता है और फिर कहता है कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया अपना डिफेंस करने का, या फिर मुझे अनहर्ड रहने दिया गया और मेरे गैर मौजूदगी में ही फैसला किया गया। तो वो आकर जब ऐसा करेगा, अगर करता है तो कोर्ट जाहिर सी बात है उसके लिए उसको केस को रीओपन नहीं करेगी, बल्कि उसको फिर क्या करना पड़ेगा कि उस आर्डर को यानी कि जो एक्स पार्टी आर्डर था उसको सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत अपील दाखिल करना पड़ेगी। जो भी उस कोर्ट से जो ऊपर वाली कोर्ट होगी उसमें अपील करना पड़ेगी कि मैं अनहर्ड रह गया था, मुझे इस सूट को रेस्टोर किया जाए ताकि मैं अपना डिफेंस कर सकूं। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेज होगी इंट्रालॉक्यूटरी प्रोसीडिंग्स, इसको हम कहते हैं। अब इंट्रालॉक्यूटरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि इसमें 3 जो आर्डर्स हैं वो कवर होते हैं। ऑर्डर 38 है, 39 है, 40 है। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टीज़ हैं वो अंडर ऑर्डर 38 के तहत अरेस्ट का जो है ऑर्डर कोर्ट से करवा सकती हैं कि जो डिफेंडेंट है वो नहीं आ रहा या भाग जाएगा, तो उसके लिए अरेस्ट ऑर्डर करवा सकती है। या ऑर्डर 39 में इंजेक्शन जो है वो उसकी प्रे करके वो करवा सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी या केस प्रॉपर्टी, इसको किसी तरह से कोई डैमेज हो सकता है, ईटीसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। ये जब हम अलग से पढ़ेंगे ये इन आर्डर्स को तब डिटेल से पढ़ेंगे, तो उनमें भी जो है ना वो 39 की एप्लीकेशन देकर इंजेक्शन करवा सकती है कि ये केस प्रॉपर्टी बेच देगा या उसको नुकसान होगा। या फिर ऑर्डर 40 के तहत उसमें रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकती है कि इस प्रॉपर्टी को जब तक ये केस चल रहा है तब तक किसी और के मैनेजमेंट में दिया जाए, क्योंकि हमें किसी पे इस पे ट्रस्ट नहीं है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यानी कि ये 3 जो सेक्शन है, अरेस्ट, इंजेक्शन और रिसीवर, सेक्शन नहीं, ऑर्डर्स, इनके तहत ये इन रेमेडीज़ को अवेल किया जा सकता है इस स्टेज पर। फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है वो पार्टीज जब आ जाती हैं 30 डेज़ में या 90 डेज़ में आफ्टर WS के बाद, तो कोर्ट उनको कहती है या फिर वो खुद ही वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हो पार्टीज़ के, जिन पर वो रिलाई करती हो, समझती हो कि उनका केस उन डॉक्यूमेंट्स से मजबूत होता है या उनको एविडेंस में काम आएंगे, तो वो ना उनको चाहिए कि वो इस स्टेज पे बिफोर एविडेंस और कोर्ट में पेश होते ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कोर्ट में सबमिट करवा दें, अटैच करवा दें, सबमिट करवा दें, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्लेंट से अलग होते हैं, यानी कि प्लेंट के अलावा दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है इसकी एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़। अब जब पार्टीज़ को नोटिस भी हो गया और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी पार्टीज़ ने करवा दिए, तो अब क्या होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़ यानी कि ऑर्डर 10 से ये कवर होता है। इसको आप कह सकते हैं प्रॉपरली कि ये फर्स्ट हियरिंग होती है।
क्योंकि WS तो बंदा ऐसे भी करवा सकता है किसी से भी, लेकिन फर्स्ट ईयर इन एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज इसको कहते हैं ऑर्डर 10 में। अब उस उधर कोर्ट देखेगी कि WS जो जवाब आया इसमें जो है, इसको इसलिए कहते हैं कि दोनों पार्टीज आ जाती हैं, फर्स्ट ईयरिंग इसलिए कहते हैं। फिर कोर्ट देखेगी कि जो WS में जो इन्होंने डिनाई किया है या एडमिट किया है जो चीज़ें, वो उनको कोर्ट देखेगी क्या इन्होंने एडमिट किया डिनाई किया। फिर उनको इस स्टेज पे कोर्ट जो है एक ऑप्शन देगी रिकॉन्सिलिएशन का ऑप्शन देगी कि पार्टीज़ जो हैं वो आज़ाद हैं अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहें। इसी स्टेज फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फिर किसी भी स्टेज तक और आखिर तक पार्टीज़ को ये राइट है कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट उनको ये भी एक ऑप्शन देगी कि अगर वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहें, तो मतलब एक आर्बिट्रेटर कोई अपॉइंट करवाना चाहती हैं म्यूचुअल कंसेंट से खुद, और वहाँ केस चलवाना चाहती है तो भी ठीक है। अगर कोर्ट्स को कहें कि वो आर्बिट्रेटर कोई अपॉइंट करके दे, वो हमारा केस डिसाइड करे, ये कोर्ट नहीं, तो भी वो उस कोर्ट को कह सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं इस प्रेयर से अंडर सेक्शन 89 के तहत। फिर क्या होता है इसमें, नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की। अब ये ऑर्डर 11 पे हम आ गए। ऑर्डर 11 में क्या होता है कि प्लेंट और WS प्लीडिंग्स, जिसको हम मिलाकर कहते हैं प्लीडिंग्स, वो जब हो जाती हैं आ जाती हैं, अगर पार्टीज़ को अब लगता है कि उनके अलावा भी कोई दीगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो भरता है केस से रिलेटेड, तो वो जो है ना एक दूसरे को इंट्रोगेटरीज इसको कहते हैं, उसके थ्रू ना एक दूसरे को कर सकती हैं, क्वेश्चनिंग कर सकती हैं, और ये रिटन फॉर्म में होती हैं और इसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है कोर्ट को। और फिर इंस्पेक्शन ये है कि अगर पार्टी समझती हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी और भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इस केस से रिलेटेड है, इस ट्रांसैक्शन से रिलेटेड है, वो भी कोर्ट में इस अपोनेंट को ज़रूर पेश करना चाहिए। मगर ये पेश नहीं कर रहा और वो समझती है कि ये इसकी पोजीशन में है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट को कि इनको कहें कि वो डॉक्यूमेंट भी पेश करे जो ये पेश नहीं कर रहा। अब इसको कहते हैं इंस्पेक्शन। कोर्ट जो है उनको ऑर्डर कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी आप प्रोड्यूस करें। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज है हमारी, वो है एडमिशन। अब ये ऑर्डर 12 है। ऑर्डर 12 में क्या होता है कि पहले तो WS में जो पार्टीज ने अपोनेंट पार्टी ने, डिफेंडेंट ने जो एडमिट करना था नहीं करना था उसने किया होगा, लेकिन अब यहाँ फेस टू फेस ऑर्डर 12 में पार्टीज़ जो हैं वो कुछ एडमिट करती हैं, डिनाई करती हैं, ये उनसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रिंसिपल है कि जो भी पार्टीज एडमिट करेंगी तो लेटर ऑन उसको फिर वो ये नहीं कह सकती कि हम तो अब इसको बैक करते हैं, हम विथड्रा करते हैं जो हमने कहा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रिंसिपल है कि एडमिटेड फैक्ट्स जो होती हैं फिर उनको आप उनसे आप मुकर नहीं सकते, ना ही एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे इस स्टेज पे क्या हो जाता है कि जब एडमिट और डेनियल हो जाता है तो फिर क्या होता है ना, उसके रिज़ल्ट में जो सूट है वो अब प्रिसाइजली हो जाता है और डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ छांटी हो जाती है और जो इम्पोर्टेंट बाकी जो डिस्प्यूट बचता है वो रह जाता है। फिर उनके ऊपर जो है ना नेक्स्ट स्टेज में अंडर ऑर्डर 14
कोर्ट जो है इशू फ्रेम्स करती हैं और वो इश्यूज़ जो होते हैं वो एक्चुअल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी की बाबत ही होते हैं और फिर उन पर ही जो है आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में एविडेंस होनी होती है। ठीक, अब फिर जब ये इशू फ्रेम हो जाएंगे तो फिर ऑर्डर 16 में क्या होता है कि कोर्ट जो है क्या करती है, समन इशू करती है एक बार फिर। अब किस पे? विटनेसेस पे। अब जो यहाँ पहले कोर्ट समन इशू कर रही थी वो किस पर कर रही थी? ऑर्डर 5 में कर रही थी डिफेंडेंट पे कि वो आए और ख़ुद को डिफेंड करे। लेकिन अब यहाँ पे जब दूसरी बार करेगी तो ये करेगी ऑर्डर 16 में और ये करेगी विटनेसेस पर कि उस केस से रिलेटेड जो भी विटनेसेस थे। अब देखें इनकी जो विटनेसेस की जो लिस्ट है एक, वो पहले से ही जब सूट फाइल किया जाता है या डब्ल्यूएस फाइल किया जाता है तो उसी वक्त लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है कोर्ट को। फिर कोर्ट जो है अब समन उनको इशू करेगी यहाँ ऑर्डर 16 में कि आप आएँ और ये भी कहेगी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप भी रिलाय अगर करते हो तो वो भी भले आप ले आएँ अगर आपकी पोजीशन में है। अब इस स्टेज पे यही होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो क्या आती है? वो है कि ऑर्डर 18 है कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होगा। जब विटनेसेस आ जाएंगे तो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होगा ऑर्डर 18 के तहत। और इसका जो मैनर है वो सीपीसी के अंडर ही है, उस मैनर में होगा क्योंकि आर्टिकल 131 कानून शहादत ऑर्डर भी यही कहता है कि जिस लॉ का अपना स्पेसिफिक मैनर हो वो एविडेंस जो है उस मैनर में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। जहाँ पर अगर नहीं हो अवेलेबल तब फिर कानून शहादत ऑर्डर को फॉलो किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या मैनर है वो मैं सिंपल बता देती हूँ क्योंकि जब न्यू वकला आते हैं तो उनको कम से कम शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, नहीं भी पता होता। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो है प्लेंटिफ की जो है वो एविडेंस जो है चीफ वो रिकॉर्ड होता है, फिर उसी का ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर वो साइट क्लोज होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है डिफेंडेंट का। अब डिफेंडेंट की भी सेम वाइज पहले चीफ एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब जब ऑर्डर 18 के मैनर में जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करेगी। अब ये अंडर ऑर्डर 20 के तहत होगा और जजमेंट जो है वो किस तरह होगा? वो ऐसे होगा कि कोर्ट जो है जो भी इम्पोर्टेंट जो भी डिसाइड करेगी बस उनको ही पहले से इन्फॉर्म कर देगी, पार्टीज़ को इंटीमेट करेगी थ्रू जजमेंट कि कोर्ट का इस मामले पे ये फैसला है। फिर उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन 15 या किन हालतों में किन सर्कमस्टेंसेस में 30 डेज़ उनमें उसके बाद एक मुकम्मल जो डिक्री है तफसीली डिक्री फिर वो कोर्ट इशू करती है। अब ये डिक्री में कोर्ट क्या करती है? अब ऑर्डर जजमेंट और डिक्री में अब डिफरेंस ये है कि जजमेंट में कोर्ट जो है वो अपना जो मुख्तसर फ़ैसला है वो दे देती है, लेकिन डिक्री में एक तफसीली फ़ैसला होता है कि किस किस तरह जो है वो इश्यूज़ फ्रेम हुए थे और इशू पे दोनों पार्टीज़ के क्या एविडेंस थी और फिर हर इशू पे कोर्ट की क्या डिसीशन थी। ये उस हिसाब से उस मैनर में जो है वो कोर्ट जो है उसमें सब में डिक्री में यानी कि तफसील से लिखती है। अब ये फ्रेंड्स क्यों होता है? वो इसलिए कि सिविल लिटिगेशन में क्या होता है कि आप पूरे फैसले के ख़िलाफ़ भी अपील कर सकते हो, लेकिन केस के पार्ट के ख़िलाफ़ भी अपील फाइल कर सकते हो। इसलिए इसको मुकम्मल एक डिटेल से लिखा जाता है जिसको हम क्रॉस ऑब्जेक्शन कहा जाता है।
अगर किसी पार्ट के ख़िलाफ़ करे तो उसको हम क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस अपील भी कहते हैं। और अगर पूरे के ख़िलाफ़ करते हैं तो अपील होती है वो। तो ये जब डिक्री आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? अब फैसला तो हो गया, लेकिन अब देखें, अगर डिफेंडेंट यानी कि जो जब जिसके ख़िलाफ़ डिक्री आती है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर, और जिसके हक़ में आती है उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। अब जब वो फैसला आ गया, अगर जजमेंट डेटर जो है अगर वो उस पर अमल ही नहीं करता तो तब क्या हो? अब उसके उसके अगेंस्ट रेमेडीज़ हैं। आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, लेकिन उसकी फ़र्स्ट रेमेडी जो कि ये सिविल प्रोसीजर कोड देता है वो यही है कि कोर्ट यानी कि जो कोर्ट फैसला देगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसको अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट भी करवाए। फिर कोर्ट जो है अंडर ऑर्डर 21 उसको एग्जीक्यूट करवाएगी, और एग्जीक्यूशन में जो कोर्ट है वो उसको डिफेंडेंट को अरेस्ट, उसके जो है अरेस्ट ऑर्डर भी इशू कर सकती है, और उसके अगेंस्ट जो है रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है, ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो रिसीवर जो है उसको कहेगी कि वो उसको अटैच करे। अटैच का मतलब है उसको अपनी कस्टडी में ले ले, और फिर क्या है कि वो जो रिसीवर है वो क्या करता है, फिर वो उसको अटैच करके फिर उसको सेल करता है। अब सेल करके फिर जो सेल प्रोसीड्स होती हैं वो जो है वो किसको देता है? डिक्री होल्डर को। अगर किन सूरतों में? जब जजमेंट डेटर डिक्री को या कोर्ट के फैसले पर अमल ना करता है या डिक्री को ऑब्लाइज नहीं करता, तब उन सूरतों में तो ये एग्जीक्यूशन जो है हमें फ़ाइल करनी पड़ती है। जैसे ही डिक्री हो जाए केस तो उस पर अमल दरामदी के लिए भी एग्जीक्यूशन फ़ाइल करनी पड़ती है। अगर एग्जीक्यूशन पे के बाद भी या पहले या फिर ऑर्डर्स होते हैं तो अगर कोई नहीं करता तो फिर कंटेम्प्ट्स भी फाइल होती हैं। फिर अब उसके बाद भी अगर थोड़ा सा आ जाए तो फिर अगर कोई बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है केस से या फैसले से तो वो अपील फाइल कर सकता है ऑर्डर 41। और अगर डिसीशन में कोई अपेरेंटली कोई एरर है तो फिर सेक्शन 114 के तहत रिव्यू फाइल कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी का उसमें नेम वगैरह वो करेक्ट नहीं लिखा गया, और वो जो कॉपी है डिक्री की उसको या कोई भी टेक्निकल या अर्थमेटिकल उसमें एरर है और पार्टी समझती है कि मेरे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, तो वो रिव्यू करवा के अंडर सेक्शन 14 में रिव्यू करवा के उसको दुरुस्त कापी उसकी ले सकता है। फिर रिवीजन अंडर सेक्शन 115 करवा सकता है कि अगर किसी को ये लगता है कि कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया है जो कि कानून के ही उपतर है, यानी कि कानून में ही ऐसा नहीं है और कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, तो फिर वो अंडर सेक्शन 115 के तहत उसमें रिवीजन फाइल कर सकता है। और इसी तरह से और भी मज़ीद इसमें सिविल लॉ में रेमेडीज़ मौजूद होती हैं। ये तो एक प्रॉपर इसकी फुल स्टेजेस हैं, और जो मैंने इन शॉर्ट जो है वो आपको बता दी, और कोशिश की मैंने कि समझा भी दूँ। अब इनके जो नेम्स हैं डिफरेंट थे, लीगल टर्म्स जो है ना, हम अपनी हर लीगल टर्मिनोलॉजी जो है वो हर किसी का नेम डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे प्लेंट, समन, WS, तो वो भी मैंने आपको समझा दिए। होप सो कि ये जो है ना लीगल टर्म्स, सेक्शंस और लॉज स्टेजेस ये आपको अब सब क्लियर हो चुके होंगे और समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।